दोस्तों नमस्कार। आज हम करेंगे रीट लेवल 2 के एसएसटी का मॉडल पेपर और उसमें हम करेंगे एसएसटी के 60% जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके जो सिलेबस है एसएसटी का उसी के अंतर्गत ये प्रश्न बनाए गए हैं और उसी हिसाब से बनाए गए हैं जिस हिसाब से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। यानी कि आसान प्रश्न भी है, मुश्किल प्रश्न भी है और मध्यम लेवल के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। और इससे आपको अपना जो लेवल है उसका भी आपको पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में सिट्टाडेल यानी कि गढ़ का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या था? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, यानी राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए गढ़ का उपयोग है वो किया जाता था। गढ़ का उद्देश्य क्या था? नगर नियोजन में राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों को करवाना। आगे वाला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको ये बताना है राजसूय यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था ऋग्वैदिक काल में। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, राजा के साम्राज्य विस्तार को सुनिश्चित करना राजसूय यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था। आपको पता होगा प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में, उससे बाद में भी गुप्त काल में भी होता था राजसूय यज्ञ। यानी राजा जो है वो अपना एक घोड़ा है वो छोड़ता था और वो घोड़ा जहाँ जहाँ पर जाता था वहाँ वहाँ पर उस राजा का राज्य विस्तार माना जाता था। अगर कोई राजा उस घोड़े को रोकता था तो इसका मतलब वो राजा उस जो घोड़ा छोड़ने वाला राजा है उसको चैलेंज करता था युद्ध के लिए और बाद में उनमें युद्ध होता था। और अगर दूसरा राजा उस घोड़े को नहीं रोकता था इसका मतलब उस क्षेत्र में उस राजा का राज्य विस्तार हो चुका है। यानी साम्राज्य के राज्य विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए राजा जो है राजसूय यज्ञ करवाता था। 93 नंबर प्रश्न है, यानी ये 93 नंबर उस हिसाब से है जैसे मतलब कि एसएसटी में लास्ट में आपको प्रश्न एसएसटी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम केवल एसएसटी के प्रश्न इस मॉडल पेपर में से कर रहे हैं। तो ये प्रश्न है, भगवान महावीर ने अपनी शिक्षाओं में अनेकांतवाद पर विशेष बल दिया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अनेकांतवाद जो विचारधारा है, तथ्य है, वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका अर्थ क्या था अनेकांतवाद का, इसको आपको बताना है। आपके सामने 3 ऑप्शन है, आज इन 3 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी सत्य बहुआयामी हो सकता है। ये मतलब होता है अनेकांतवाद का, यानी हर वस्तु हर तथ्य में बहुत सारे अनेक धारणाएं छिपी होती है। हम एक पक्ष को जानते हैं, उसके अनेकों पक्ष होते हैं। एक पक्ष को लेकर हम उसके एक सत्य को ही जान पाते हैं। सत्य उसमें बहुत सारे सत्य असत्य बहुत सारे उसमें विचार होते हैं जिनको हम नहीं जान पाते। यानी अनेकों धर्म होते हैं, एक चीज़ एक तथ्य को हम जानकर उसको असत्य साबित नहीं कर सकते। यानी अनेकांतवाद, अनेक धारणाएं, अनेक विचार, अनेक तथ्य उस एक ही वस्तु के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह का विचार जो है अनेकांतवाद हमें इस तरह से शिक्षा देता है और ये शिक्षा जैन धर्म की एक प्रमुख विचारधारा या शिक्षा हम कह सकते हैं। आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। आगे प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग में कौन सा एक मार्ग प्रज्ञा की श्रेणी में आता है? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग जो दिए थे उनमें से कौन सा मार्ग प्रज्ञा की श्रेणी में आता है? अच्छे लेवल का प्रश्न है। अगर आप ये प्रश्न बता सकते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छी है। अगर नहीं बता सकते तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, सम्यक कर्म। प्रज्ञा की जो श्रेणी है वो कौन सी है? सम्यक कर्म। आगे प्रश्न है, महाजनपद काल में अवंती की राजधानी कौन सी थी? अवंती की राजधानी बतानी है आपको। इसका सही उत्तर आपको बताना है। अवंती की जो राजधानी थी वो थी ए नंबर, उज्जैन। अवंती की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। आगे वाला प्रश्न है, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पाल साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, यानी गोपाल ने पाल साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे वाला प्रश्न है,
चोल प्रशासन में उर किसे संदर्भित करता है? चोल प्रशासन में उर किसे संदर्भित करता है? इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, ग्राम व गांव के समूह को उर कहा जाता था चोल प्रशासन में। क्योंकि चोल प्रशासन आपके सिलेबस में है तो उससे संबंधित ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उर का मतलब ग्राम या गांव का समूह है। आगे वाला प्रश्न है, बोरोबुदुर जो कि एक प्रमुख बौद्ध स्मारक है, बोरोबुदुर एक बौद्ध स्मारक है, किस देश में स्थित है और किस भारतीय संस्कृति से प्रभावित है? दो प्रश्न है ये और एक ही प्रश्न में सम्मिलित है। बोरोबुदुर जो कि एक बौद्ध स्मारक है वह किस देश में स्थित है और किस भारतीय संस्कृति से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, यानी कि ये जो बोरोबुदुर जो स्मारक है, बौद्ध स्मारक है, ये इंडोनेशिया में स्थित है और किस भारतीय संस्कृति से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे प्रश्न है, महाराजा प्रथम यानी राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस वंश से संबंधित थे? राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम का वंश कौन सा था, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, चोल वंश से संबंधित थे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। आगे प्रश्न है, बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रसार का प्रमुख माध्यम क्या था? भारतीय संस्कृति के प्रसार का प्रमुख माध्यम क्या था? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए आपको। इसका सही उत्तर जो आपके स्क्रीन के सामने एक ही ऑप्शन दिया है वही इसका उत्तर है, ए नंबर, व्यापार और बौद्ध भिक्षु। उसके बाद आगे वाले प्रश्नों पर बात करते हैं। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने फारसी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की और मुस्लिम एकता पर बल दिया? ऐसा कौन सा संत था जिसने फारसी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी और ब्रज भाषा और फारसी भाषा दोनों में अपने रचनाएं लिखी? बताइए कौन सा संत था, कौन सा ऐसा भक्ति संत था जिसने फारसी और ब्रज भाषा दोनों में अपनी रचनाएं लिखी थी? इसका सही उत्तर होगा रसखान। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। रसखान ने फारसी और ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी थी। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जो जारी रखा था? कौन सा था? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराणा प्रताप। जिंदगी भर जंगलों में रहा लेकिन कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके बाद में 103 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई गई लेप्स की नीति का जो प्रमुख प्रतिपादक था वो कौन था? आधुनिक इतिहास से ये प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम रखा गया था लेप्स की नीति, और उसका प्रतिपादक कौन था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। प्रतिपादक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद आगे वाला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कपड़ा उद्योग के पतन का प्रमुख कारण क्या था? भारतीय कपड़ा उद्योग के पतन का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्त्रों का भारतीय बाजार में सस्ते दाम पर बेचना, यहाँ से कच्चा माल ले जाना और अपने देश ब्रिटेन में उससे कपड़ा बनाना और भारत में उसको सस्ते दाम पर बेचना, यही ब्रिटिश जो कपड़ा उद्योग है वो ब्रिटिश जो शासन है उसका उद्देश्य था। और इससे भारतीय जो कपड़ा उद्योग चलता था यहाँ पर छोटा मोटा, वो क्या हो गया? उसका पतन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन
है। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का भारतीय नेताओं से बिना परामर्श लिए भारत को युद्ध में जो झोंक दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होगा 1939 से लेकर 44 तक चला था और 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को उसकी घोषणा हुई थी। तो उसका उद्देश्य क्या, उसका कारण था कि भारतीय नेता थे, उनसे युद्ध के बारे में पूछा नहीं गया और बिना उनसे अनुमति लिए हुए भारत को उस युद्ध में धकेल दिया था। आगे वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन से शब्द शामिल है? ये आपको बताना है। बताइए। उद्देशिका यानी भारत की जो प्रस्तावना है, पता होना चाहिए, पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में है। और प्रस्तावना में क्या है कि उस सिलेबस में एक तो जो नए शब्द जोड़े गए थे उनसे प्रश्न आता है और या फिर कौन से शब्द उस शामिल है या नहीं है उनसे प्रश्न आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा उपरोक्त सभी, यानी सारे शब्द भारत की जो प्रस्तावना है उसमें शामिल है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारे के सारे शब्द है उसमें शामिल है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये बताना है आपको। कितने मूल अधिकार प्रदान भारतीय संविधान में किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6। और पहले कितने थे बताइए? पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन बाद में एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उससे बचे कितने? 6। उसके बाद हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बताना ये है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और कौन से भाग में जोड़ा गया था? भाग 4 क में जोड़ा गया था। 51 क में, अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को। ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में है बाल अधिकार और बाल संरक्षण से संबंधित कौन सा जो अधिनियम है वो बच्चों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है? कौन सा अधिनियम बच्चों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कौन सा होगा? बताइए। इनमें से इसका सही उत्तर कौन सा लगता है आपको? इसका सही उत्तर कौन सा है ये देख कर बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आपने पढ़ा होगा और बच्चों के संरक्षण से संबंधित कौन से अधिनियम हैं वो भी आपने पढ़े होंगे। तो ये सारे अधिनियम सही है बिल्कुल। ये बच्चों के संरक्षण के लिए पहला है किशोर न्याय बालकों की देखभाल अधिनियम 2015 में आया था। बाल श्रम निषेध अधिनियम जो है 1986 में आया था। बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 में आया। पोक्सो एक्ट जो है 2012 में आया था। ये सारे अधिनियम इससे संबंधित है। का सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी। 110 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है? बताइए। ये पता होना चाहिए आपको। जब चुनाव होते हैं तो ये कार्यक्रम, उनके इस कार्यक्रम के पोस्टर भी आपको स्कूल या जो विद्यालय या जो भी बाज़ार आपके गांव हैं, बाज़ार है, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा कार्यक्रम है? इसका नाम है स्वीप कार्यक्रम। आपने पोस्टर इसके देखे होंगे और इसका उद्देश्य क्या है? मतदाताओं को जागरूक करना। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? राष्ट्रपति आपके टॉपिक जो है दिया हुआ है उसमें विधायी शक्तियों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है ये आपको बताना है। बताइए कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए। पढ़िए इन चारों ऑप्शनों को और बताइए कौन सा सही उत्तर होगा इसका।
इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर, संसद के किसी सदन में विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार। विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है, नहीं है पूछा है यहाँ पर। संसद को भंग कर सकता है, किसी विधेयक पर पुनर्विचार हेतु भेजने का अधिकार है, अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को नहीं होता। तो फिर ये अधिकार होता है विधान, जो लोकसभा या राज्यसभा है उसके सदस्यों को। जरूरी नहीं है कि सरकारी सदस्य यानी जो सरकार में है वही या जो मंत्री है वही कर सकते हैं। जो मंत्री नहीं है, जो विपक्ष में है, वो भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है 112 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रथम सफल परीक्षण है, प्रयोग है, वो किस जिले में किया गया था? बताइए किस जिले में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा नागौर जिले में 1959 को। और तारीख आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1959। आगे वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बताइए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया है भारतीय संविधान के? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 75 में। उसके बाद आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान में नगरीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? बताइए, नगरीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा नगर निगम। पहले होता है नगर पालिका, उसके बाद नगर परिषद, उससे बड़ी जो होती है वो कौन सी होती है? नगर निगम। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है, भारत में के उच्चतम न्यायालय को उसकी कार्यवाही की भाषा संबंधी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? भाषा संबंधी शक्ति, भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। भाषा संबंधित जो है वो कहाँ पर है? 348 में, अनुच्छेद 348 में। उसके बाद आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने कक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है? सबसे तेज गति से अपने कक्ष पर घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बताइए। बताइए कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज गति से घूमता है? इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। उसके बाद में है, किस अक्षांश पर सूर्य वर्ष में 2 बार सीधे सिर के ऊपर होता है? किस अक्षांश पर वर्ष में 2 बार सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है? बताइए कौन से अक्षांश पर? अक्षांश देशांतर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। जो मध्य में है पृथ्वी के, वो कौन सा अक्षांश है? बताइए। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार होता है। ये पृथ्वी है, यहाँ पर भूमध्य रेखा, यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा। एक बार सूर्य यहाँ पर होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर वापस यहाँ पर आता है, फिर नीचे। ये 0 डिग्री है बीच में, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा ठंडी धारा नहीं है? महासागरीय धाराओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी गर्म धाराएं हैं, कौन सी ठंडी धाराएं हैं, कौन सी धाराएं किस महासागर की है? बस इससे आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है। 118 नंबर प्रश्न है, बताइए इसका जवाब। ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शनों में बता दीजिए। चलो आपको 2 ही ऑप्शन दिए, इन दोनों ऑप्शनों में बताइए कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा कुरोशियो धारा, जो कि क्या है? गर्म धारा है, ठंडी धारा नहीं है।